अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वेलनेस बाय फरा। आज हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की टाइप है, सब टाइप है एक, वो स्टार्ट करने लगे हैं। डायग्नोस्टिक फीचर्स इसके हैं मेनली इनस्टेबिलिटी ऑफ अफेक्ट, यानी ये लोग दूसरों से मोहब्बत नहीं कर सकते। इनका सेल्फ इमेज बहुत डिटीरियोरेटेड होता है अपने बारे में। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इनके पॉजिटिव नहीं होते और बहुत ही ज़्यादा जल्दी जोशीले, भड़कीले और जज्बाती होते हैं, ड्रामेटिक होते हैं। इसके अलावा इस डिसऑर्डर में कुछ साइकोटिक सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया के होते हैं, जिसमें कोई फिजिकल हैंडीकैप भी हो सकता है। सुसाइडल बिहेवियर, बार बार ड्रामाई अंदाज में अपने आप को जान से मारने की कोशिश करेंगे और सेल्फ इंजरीज का शिकार होंगे ताकि लोगों की तवज्जो ग्रैब कर सकें और लोगों को अपनी तरफ उनकी तवज्जो मबजूल करा सकें। इम्पेयरमेंट है काफ़ी ज़्यादा, एक जॉब नहीं करते, हर किसी जगह पर टिकते नहीं हैं, रिलेशनशिप्स में टिकते नहीं हैं। कोई अगर जॉब शुरू करते हैं, एजुकेशन शुरू करते हैं तो उसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचाते और बहुत ही अनस्टेबल रिलेशनशिप्स और अनस्टेबल लाइफ गुजारते हैं। उसके अलावा जैसे एक वीडियो थी, ये जो मूवी थी दी गर्ल इंटरप्टेड एंजेलिना जूली की, जो कि इस बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे मुश्तमिल थी कि चूँकि इनके अंदर स्टेबल पैटर्न नहीं होता, ज़िंदगी गुजारने का ढंग इन लोगों को नहीं आता और ये मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार होते रहते हैं और अपनी ज़िंदगियाँ इसी तरह वो एक कटी पतंग की तरह गुजार देते हैं। ये अब मूवी देखिएगा अगर कभी टाइम मिला। कोमॉर्बिडिटी है इसकी, डिप्रेशन के साथ भी, सब्सटेंस अब्यूज़ भी ये लोग करते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर, खाया तो खाते ही चले गए, रुका तो एनोरेक्सिया का शिकार हो गए। ADHD भी इनको बचपन में हुआ करता है और इस तरह से ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बहुत से दीगर प्रॉब्लम्स का मलहूबा होता है। कोर्स अगर हम इसका देखें तो हमें ये नज़र आता है कि इनस्टेबिलिटी है इनकी अर्ली एडल्टहुड में भी, यानी बचपन में भी चूँकि अटेंशन डेफिसिट प्रॉब्लम्स इनको रही हैं, बड़े होकर भी इम्पल्सिव डिसकंट्रोल का ये शिकार रहे हैं, यानी अपनी जो नर्व्स हैं, अपने जो हवास हैं, उनके ऊपर इनका काबू नहीं रहता। सुसाइड रिस्क, सुसाइडल जेस्चर्स और प्रैक्टिकल सुसाइड्स भी इनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके बाद यह है कि आफ्टर जो 40 या 50 ईयर्स की एज पे अपनी मिडिल लाइफ में आकर ये थोड़े से स्टेबल होना शुरू होते हैं। जो हम इसकी इटियोलॉजी देखते हैं कि क्यों होती है, चाइल्डहुड ट्रॉमास तमाम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की बुनियाद हैं। इसके अलावा जो उन्होंने हम देखते हैं कि अनकॉन्शियस, यानी जो उनका बचपन है वो कैसा गुजरा हुआ है, उनकी अर्ली पेरेंटल रिलेशनशिप्स, माँ बाप का रवैया कैसा था। बेसिकली जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं ये फर्स्ट 5 ईयर में एक बच्चे के जो अनकॉन्शियस जो एस्पेक्ट्स हैं उनको, उसके साथ ये रिलेटेड है। ऐसे फैमिलीज़ जो डिसफंक्शनल हैं, पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उनको हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिला, वो बचपन में फिज़िकल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल एब्यूज़ का शिकार रहे हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई ट्रॉमा और ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं और स्टेबिलिटी नहीं देखी हुई है, तो अपनी लेटर लाइफ में भी वो स्टेबिलिटी लेकर नहीं आ पाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट रिलेशन थेरिस्ट ये मानते हैं कि निगलेक्टिंग और रिजेक्टिंग पेरेंट्स, डाइवोर्स्ड और सेपरेटेड पेरेंट्स दरअसल इस किस्म के बच्चों को जन्म देते हैं और वो बच्चे बड़े होकर इस किस्म की डिसऑर्डर का, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। बायोकेमिकल की तरफ अगर हम जाएं तो सेरोटोनिन की एक्टिविटी लोअर डाउन होती है इन लोगों के ब्रेन्स में और स्पेशली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो रीजन है जो एनालिटिकल रीजनिंग, इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है। तो दरअसल इन रीजन्स में न्यूरॉन्स की एक्टिविटी स्लो डाउन देखी गई है, मुख्तलिफ जो स्टडीज़ थी, ब्रेन स्कैन स्टडीज़। इस वजह से हम कह सकते हैं कि दरअसल इनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो सही तरह से काम नहीं करता। बायोसोशल मॉडल हमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू देता है, वो ये देता है कि ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी, यानी सेरोटोनिन एक्टिविटी भी, इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स भी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी, और उसके साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी पेरेंटिंग और इमिटेशन और ये जो एक तरह से लर्निंग है ये भी रोल प्ले करती है। सोशियो कल्चरल ये मानते हैं कि सोसाइटी और कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो तेज़ी से चेंज होती हैं तो बच्चे को ये पता नहीं चलता कि कौन सी नॉर्म्स और वैल्यूज़ के साथ कंफर्म करना है, यानी उनके साथ लेकर उनको चलना है। और जब वो ऐसी जगह जैसे इमिग्रेंट्स हो गए या ऐसी फैमिलीज़ जो शिफ्ट ऑन करती हैं डिफरेंट कल्चर्स को, जगहों को, तो उनके बच्चे समटाइम डिस्टॉर्ट हो जाते हैं मेंटली और उनको समझ नहीं आती कि वो कहाँ बिलोंग करते हैं और उनको कौन सी वैल्यूज़ और नॉर्म्स को अडॉप्ट करना चाहिए। इसके साथ एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स विद आइडेंटिटी प्रॉब्लम,
ये आइडेंटिटी क्राइसिस अगेन वही प्रॉब्लम है कि वो बेसिकली अपनी रूट्स को फाइंड आउट नहीं कर पाते कि हम कहाँ बिलोंग करते हैं, हमें किन चीज़ों को फॉलो करना है और क्या चीज़ें हमसे बिलोंग नहीं रखती, मुताबिकत नहीं रखती। इस तरह उनकी पर्सनैलिटी एक मलगूबा बन जाती है कि जहाँ से कोई भी वैल्यू, कोई चीज़ अच्छी लगी या एस्पायर की तो वो उसको एस्पायर होकर इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। इस तरह अडॉप्टेबिलिटी उनमें बहुत ज़्यादा होती है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास मॉडल है वो है मार्शल लेहन्स डायाथीसिस स्ट्रेस थ्योरी। डायाथीसिस दरअसल 2 और मोर कंबाइंड एस्पेक्ट्स को, पर्सपेक्टिव्स को कंबाइन करता है। पीपल हु हैव डिफिकल्टी कंट्रोलिंग देयर इमोशंस बिकॉज ऑफ अ बायोलॉजिकल डायाथीसिस आर रेज्ड इन फैमिली इन्वायरमेंट दैट इज इनवैलिडेटिंग। यानी सबसे पहले तो ये बच्चे ऐसे इन्वायरमेंट में रहे हैं जहाँ पर पेरेंट्स उनको एक्सेप्ट नहीं करते और वो जो भी काम कर रहे हैं उनको मोहब्बत और प्यार नहीं मिल रहा। where the abusive parent claim to love the child yet hurts the child। बेसिकली तो वो ये मानते हैं कि हम बच्चे को से मोहब्बत का सलूक कर रहे हैं लेकिन वो बच्चे को तकलीफ पहुंचाते हैं, यानी उसको इनवैलिडेट करते हैं। अगर वो कोई अचीवमेंट करके आया है तो वो कहेंगे कि ये क्या, किस चीज़ में ट्रॉफी मिली है, फुटबॉल में, ओहो फुटबॉल ही खेलते रहते हो, पढ़ाई में तो तुम्हारे कभी नंबर नहीं आए। ये चीज़ है जो कि कंट्राडिक्शन प्रोड्यूस करती है। इमोशनल डिसरेगुलेशन and invalidation interact with each other in a dynamic fashion, thus the parents end up reinforcing the very behavior that they find aversive। तो पेरेंट्स ऐसी चीज़ों को परवान चढ़ा रहे हैं जिनको, जो कि दरअसल वो चाहते नहीं है, लेकिन बच्चा वो पैटर्न अब सीख रहा है। उसे ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स किसी भी वजह से मुझसे खुश नहीं होते और मेरी इमोशनल नीड्स को कभी भी पूरा नहीं करते और ये हमेशा इनवैलिडेटिंग रहेंगे, यानी कभी भी मुझे अप्रूव और एक्नॉलेज और नहीं करेंगे, मेरी जो अचीवमेंट्स हैं उनको कभी भी पसंद नहीं करेंगे। तो ये चीज़ बच्चे के अंदर एक डायाथीसिस यानी एक टेंडेंसी भी थी बायोलॉजिकल, प्लस इन्वायरमेंट भी ऐसा मिला, तो वो दोनों चीज़ें मिलकर एक डिसफंक्शनल बच्चा क्रिएट करती हैं और बच्चा बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और दीगर डिसऑर्डर्स का शिकार होता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में 5 या इससे ज़्यादा सिम्टम्स पैदा हुए हैं अगर एडल्टहुड से लेकर ऑनवर्ड, तो हम इस डिसऑर्डर को डायग्नोज करेंगे। फ्रेंटिक एफर्ट्स टू अवॉइड अबंडनमेंट, ये चाहते नहीं हैं कि इनको छोड़ दिया जाए। अनस्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, स्टेबल नहीं होते लोगों के साथ रिलेशनशिप में। अनस्टेबल सेंस ऑफ सेल्फ, अपने बारे में सेल्फ इमेज डिस्टॉर्टेड है। सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर है, चूँकि ये अबंडन होना नहीं चाहते तो ये ऐसे जेस्चर्स करेंगे कि लोग उनको तवज्जो देते रहें, अटेंशन इनको मिलती रहे। उसके अलावा इंजोरियस बिहेवियर, ये पांच भी सिम्टम्स अगर प्रेजेंट हैं तो हम इस चीज़ को डायग्नोज कर देते हैं। उसके अलावा बाकी सिम्टम्स हैं क्रॉनिक फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस, खालीपन महसूस होता है, इनकी मीनिंगलेस लाइफ लगती है। पुअरली कंट्रोल्ड एंगर, डिसोसिएटिव सिम्टम्स, खोए से रहते हैं, कुछ समझ नहीं आती क्या कर रही हैं। ट्रांजिएंट पैरानॉइड थॉट्स, अजीब अजीब ख्यालात और शकूक और शुबहात इनके ज़हन में आते रहते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी किससे हमने इनको कट ऑफ करना है, मूड डिसऑर्डर तो नहीं है, ये चेक करना है। डिस्थेमिया और बॉर्डर लाइन में शेयर फीचर्स विद अदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो उनको भी हमने रूल आउट करना है। उसके बाद हिस्ट्रियनिक हमारे पास बहुत ही ऐसा डिसऑर्डर है जो बड़ा अजीबो गरीब है, ड्रामाई है, एग्जीजरेटेड है हमारे पास ये डिसऑर्डर। डायग्नोस्टिक फीचर्स में आती हैं इसमें भी एक्सेसिव ड्रामाटाइजेशन, अटेंशन सीकर होते हैं, किसी भी तरह का काम करके चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, बस इनको तवज्जो चाहिए कहीं से भी। एक्सेसिव इमोशनैलिटी है, इनमें बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, फ्रीक्वेंटली सुसाइडल जेस्चर्स हैं। उसके अलावा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बड़े डिटीरियोरेटेड और डिस्टॉर्टेड होंगे। शैलो किस्म के जेस्चर्स होंगे, इनकी दोस्तियां भी बड़ी खाली होंगी, डेप्थ नहीं होगी रिलेशनशिप्स में, और सामने यूँ जाहिर करेंगे जैसे बहुत ही ज़्यादा एक तरह से ये डीप हैं, किसी के साथ डेप्थ रखते हैं, लेकिन वो होगी नहीं। प्रॉब्लम्स विद मैरिटल लाइफ बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये लोग मल्टीपल शादियां करते रहते हैं। और इसके अलावा अक्सर ये जो एक्टर्स हैं डिफरेंट और जो रिलेशनशिप चेंज करते हैं, कुछ ना कुछ ड्रामाई और मैग्नेटिक नया करते रहते हैं। राखी सावंत की मिसाल है, आमिर लियाकत मरहूम, उनकी पर्सनैलिटी में भी कुछ ट्रेट्स थे। उसके अलावा अभी वीना मलिक की हम एग्जांपल ले लेते हैं। इंडियन एक्टर्स में भी अगर हम देखें तो हम ये जो अभी नई आई हैं वो एक उर्फी जाफरी या क्या है, ये सब लोग जो है ना दरअसल इनके अंदर ये टेंडेंसीज पाई जाती हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, हिस्ट्रियनिक की, जिसमें अटेंशन सीकिंग इज़ द मेन सिम्टम। इन्हें अटेंशन चाहिए, अगर आप इनको तवज्जो नहीं दे रहे तो ये बस मर जाते हैं, इनको हर सूरत तवज्जो चाहिए। और इनकी जो पर्सनल लाइफ है इसीलिए
बहुत सी कशमकश का शिकार रहती है, हमेशा ख़बरों में इन रहना चाहते हैं, लोगों में इन रहना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि लोग इनके बारे में बस बात करते रहें जैसी भी क्यों ना हो। डिफरेंट कल्चर और जेंडर और एज ग्रुप्स में वेरिएबल है, लेकिन तकरीबन तमाम कल्चर, एज और जेंडर्स में ये रन करती है। मेजर डिप्रेशन के साथ कोमॉर्बिडिटी होती है। दरअसल ये लोग अंदर से बड़े दुखी और डिप्रेस्ड होते हैं। सोमेटाइजेशन, अपनी बॉडी के बारे में बड़े कंसर्न होते हैं कि वो सही दिख रहे हैं या नहीं, दे वांट टू लुक चार्मिंग एंड गुड लुकिंग। उसके अलावा नार्सिसिज्म भी होता है इनमें, बॉर्डर लाइन यानी कुछ और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी इनके साथ पाए जाएंगे। अगर हम इटियोलॉजी पे बात करें हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की, तो ये कोल्ड और कंट्रोलिंग जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स ऐसे बच्चे पैदा करते हैं जो एक तरह से हिस्ट्रियोनिक ट्रेट्स रखते होंगे, जो अपने बच्चों से मोहब्बत का सलूक नहीं करते। स्पेशली फीमेल पेशेंट जिनमें अर्ली लैक ऑफ मैटरनल नर्चरेंस, माँ का प्यार और मोहब्बत उसको बचपन में नहीं मिली, काजेज सम डॉटर्स टू डेवलप एन इंटेंस नीड फॉर देयर फादर्स अटेंशन एंड टू सीक इट थ्रू डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन एंड डिपेंडेंस दैट गो बियॉन्ड द यूजुअल बिहेवियर ऑफ यंग गर्ल्स टुवर्ड देयर फादर्स। और दरअसल इनको अपने पेरेंट्स से अप्रूवल और वैलिडेशन चाहिए जो फॉर सम रीजंस इन्हें नहीं मिलती है। मैं इस चीज़ के ऊपर थोड़ी रोशनी डालती हूँ। जैसे हमारे माशरे में कल्चर है ना, ये बच्चियों से मोहब्बत नहीं की जाती है। अब वो बच्चियाँ जो थोड़ी अनवांटेड हैं, जैसे 2 बहनें थी, अब तीसरी या चौथी बहन पैदा हुई है, और अब माँ भी ज़ाहिर है वो एक अनवांटेड सा चाइल्ड बन जाती है। सोसाइटी भी ऐसे कहते हैं, ओहो अच्छा फिर बेटी हो गई है। अब ऐसी बेटी जो थोड़ी सी अब नेगलेक्ट में परवरिश पा रही है और माँ की प्रॉपर नर्चरेंस उसको नहीं ना मिल रही, और इसी तरह से फादर भी का रवैया भी उसको लगता है कि दे वांटेड अ सन। तो जब बच्ची इस फीलिंग के साथ पैदा होती है और उसको अटेंशन नहीं मिलती, तो वो अटेंशन कहीं से भी कैप्चर करना चाहती है। अब मेरा ख्याल है आपको बात ज़्यादा अच्छी समझ आ रही होगी जब हम रेस्टोरेंट की बजाय ईस्टर्न मसाले ले रहे हैं। इसी तरह से यानी मेनली ये बच्चियों के साथ प्रॉब्लम है। ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने ही रुपए पैसे या मटेरियलिस्टिक गेन्स पे लगे रहते हैं और बचपन में अपने बच्चों को मोहब्बत नहीं देते हैं। समटाइम चीज़ें तो दे देते हैं, लेकिन पास बिठाकर बातें नहीं करते, खाना नहीं खिलाते, प्यार नहीं करते, गाल पे बोसा नहीं देते, तो वो बच्चे इन चीज़ों को तरस जाते हैं और इस तरह से उनकी पर्सनैलिटी इनकम्प्लीट रह जाती है और वो बड़े होकर हिस्ट्रियोनिक ऐसी किस्म की डिफरेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं। कॉग्निटिव एक्सप्लेनेशन हमें कहती है कि वो बच्चे जो लेस एंड लेस इंटरेस्टेड होते हैं दुनिया के बारे में जानने में और चाहते हैं हमारा जो जी चाहे काम करेंगे, जो हमें समझ आइए हम वही करेंगे, और वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करना, गौर व फिक्र करना ये छोड़ देते हैं, उनमें ये ट्रेड्स पैदा होने का चांस ज़्यादा है। इसी तरह सोशियो कल्चरल थेरिस्ट मानते हैं कि कुछ कल्चर्स और सोसाइटीज़ इनकरेज करती हैं बच्चियों को कि वो इस तरह के रवैये सीखें। मसलन कोरियन कल्चर है, हमने देखा है कि वहाँ पर बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा की जाती है और बॉडी इमेज को बहुत नथी किया जाता है और अटेंशन सीख करने को बहुत अच्छा समझा जाता है। तो ऐसे कल्चर्स में ये चीज़ें और ये रवैये ज़्यादा परवान चढ़ेंगे। हाँ, उसके अलावा हम अगर देखें तो सोशियो कल्चरल में मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सेक्स रोल स्टीरियोटाइप्स, जैसा कि मेन विद दिस डिसऑर्डर मे ड्रेस्ड एंड बिहेव इन a manner often identified as macho and may seek to be the center of attention by grabbing more about athletic skills. मर्द हैं तो इस तरह की चीज़ें सीखेंगे जिससे औरतें अट्रैक्ट हों, और वुमेन है दे चूज वेरी फेमिनाइन क्लॉथ एंड टॉक अबाउट हाउ मच शी इम्प्रेस्ड हर डांस इंस्ट्रक्टर। इस तरह की चीज़ें, अब ये कल्चर है ना दरअसल जो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, तो फ्यू कल्चर्स प्रमोट दीज थिंग्स। इसके अलावा अगर हम इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज पर आएँ तो अगेन 5 और मोर अगर इन सब में से प्रेजेंट हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग एडल्टहुड तो हम डायग्नोज करेंगे। सेंटर ऑफ अटेंशन, इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअलिटी, सेडक्टिव बिहेवियर, रैपिड शिफ्टिंग ऑफ इम्प्रेशन, इम्प्रेशनिस्टिक डिटेल्स ऑफ स्पीच, ऐसे बना बना के बातें करेंगे ना, हमेशा ये स्टेज के ऊपर बैठे रहना चाहते हैं। थियरेटिकल इमोशन, ऐसे एकदम लगेगा जैसे कोई आप एक्टर बातें कर रहा है उस तरह से। ओवरली सजेस्टेबल, एक बात लगाए कि लोग अटेंशन नहीं पे कर रहे, कुछ और करने लग जाएंगे। आज आलमी दीन बने हुए हैं, कल जो है वो कोई प्ले बॉय बने होंगे, तीसरे दिन आपको कोई नात पढ़ते नजर आएंगे, चौथे दिन गाना गाते नजर आएंगे। मिसलीडिंग रिलेशनशिप्स एंड मोर इंटीमेट देन दे आर, बताएंगे ये कि हमारी बड़ी गहरे टर्म्स हैं, बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, लेकिन वैसे होगी नहीं, शैलो रिलेशनशिप्स होंगे जिनसे हमने इसको रूल आउट करना है। एंटी सोशल, बॉर्डर लाइन, नार्सिसिस्टिक, तकरीबन मिलते जुलते डिसऑर्डर्स हैं और सम टाइम को एग्जिस्ट भी करते हैं। कोमॉर्बिडिटी भी इनमें काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। उसके अलावा जो हमारे पास अगला डिसऑर्डर है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, ये हम अगली क्लिप में करते हैं।